जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं मनीष श्रीवास्तव और आप हैं इस वक्त एक्सपोज टाइम्स के साथ। आज हम एक बार फिर से 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करेंगे। दूसरे चरण का मतदान पूर्ण हो चुका है। दूसरे चरण में करीब 64% मतदान हुआ है। 13 राज्यों की 88 सीटों पर यह मतदान की प्रक्रिया पूर्ण कराई गई है, जिसमें करीब 16 करोड़ वोटर हैं, जिसमें से 64% ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। दूसरे फेज के चुनाव में वोटिंग प्रतिशत में थोड़ी कमी आई है, लेकिन मुद्दा ये नहीं है। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे विषयों पे बात करेंगे जिसमें राजनीति के अलग अलग चेहरे सामने आए हैं और खुलकर सामने आए हैं। तो विषय की शुरुआत करें उससे पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का विषय। आज का विषय है चुनाव से जुड़ा हुआ। चुनाव भारत में बहुत बड़ा पर्व होता है, यानी 130 करोड़ की जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करके भारत का भविष्य तय करती है। आज इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे कि भारत के भविष्य का जो सपना दिखाने वाले हमारे देश के राजनेता हैं, वो देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। फर्स्ट फेज का चुनाव, सेकेंड फेज का चुनाव, इसके बीच में लगभग एक हफ्ते का समय था और इस समय के दौरान लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपनी बात जनता तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन इसमें एक बात ऐसी सामने आई है, एक मैनिफेस्टो ऐसा कांग्रेस का सामने आया है जिसमें तुष्टीकरण साफ साफ दिखाई दे रहा है। और यदि हम कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो की बात करें तो उसमें सीधे तौर पे भारत की जनता का जो आर्थिक सर्वेक्षण है, भारत की जनता की संपत्ति का सर्वेक्षण कराना और उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन कराना, यानी जो हमारी कमाई है उसकी जांच करना और जिनके पास नहीं है उनमें बांट देना, इस तरह की राजनीति भारत को किस स्तर पर ले जाएगी, ये एक गंभीर विषय है। वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष इस समय मजबूत है। सत्ता पक्ष के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इस मुद्दे को पूरी तरह से पकड़ा है और जनता के बीच इस पे खुलकर अपनी बात कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी का साफ साफ कहना है कि कांग्रेस पार्टी देश को एक अलग ही स्थिति में ले जाना चाहती है, लूट तंत्र बनाना चाहती है। ये राजनीति किस तरह की है और क्या ये राजनीति सही है या गलत है, इस पे हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है ईवीएम को लेके। ईवीएम को लेके सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो वीवीपैट का मिलान करने की बात थी उसे सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया है। उसके लिए पड़ी हुई जितनी भी पिटीशन थी उसे खारिज कर दिया है। जिन्हें चुनाव प्रक्रिया पे, जिन्हें वोटिंग पे कोई भी शक है, वो 45 दिनों के भीतर अपनी बात रख सकते हैं। रिकाउंटिंग कराने का उनके पास अधिकार है, जांच कराने का उनके पास अधिकार है। ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने कही है। वहीं एक सबसे बड़ा मुद्दा जो सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है वो ये है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराना संभव नहीं है। ये देश को पीछे ढकेलने वाली स्थिति है। और फर्स्ट फेज के चुनाव के ठीक बाद जब कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो को जनता के बीच ले जा रही थी, उसी बीच में सैम पित्रोदा, जो ओवरसीज में कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उनका एक बयान आता है जिसने कांग्रेस पार्टी के तमाम किए कराए पे पानी फेर दिया है। भारत की सबसे पुरानी पार्टी आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी है। ये कांग्रेस पार्टी, इस कांग्रेस पार्टी के जो वर्तमान के सबसे बड़े नेता हैं, सबसे बड़ा जो चेहरा है, वो है राहुल गांधी। राहुल गांधी अमर्यादित भाषा का प्रयोग लगातार अपने भाषणों में कर रहे हैं और ख़ास तौर से नरेंद्र मोदी, जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनके प्रति
न वो उम्र का लिहाज कर रहे हैं, न उस पद की गरिमा का सम्मान कर रहे हैं, और किस तरह से वो लगातार नरेंद्र मोदी को टारगेट करते हैं, ये एक गंभीर विषय है। इस पे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले जिस तरीके की भाषा राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के लिए अपना रहे हैं, उसे जरूर सुन लीजिए। जैसे ही मैंने ये देश के एक्सरे की बात की, वो नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। उसकी आदत है, जैसे उसको डर लगता है ना, वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। वो कभी पाकिस्तान की बात करेगा, कभी चाइना की बात करेगा, मगर इस बार नहीं निकल पाएगा। इन सभी मुद्दों पे, इन सभी विषयों पे हम चर्चा करेंगे अपने पॉलिटिकल एडिटर डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह से। सर, बहुत बहुत स्वागत है एक्सपोज टाइम्स में। नमस्कार मुनेश जी, आपको भी और दर्शकों को भी। सर, सबसे पहले जो सेकेंड फेज का चुनाव संपन्न हुआ है, उसमें 64% मतदान हुआ है, और पिछले के मुकाबले 2% 3% की ये बढ़ोतरी है। लेकिन जिस तरह की आपने उम्मीद जताई थी, जिस तरह की आशा जनता के बीच में आपने जगाई थी, वो देखने को नहीं मिला है। हालांकि लेकिन वहीं पे यूपी की अगर हम बात करें तो चुनावी प्रतिशत काफी नीचे गिरा है। ये गर्मी का असर है या कुछ और असर है? इस पे थोड़ा प्रकाश डालिएगा। पहले तो एक बात बोल के अपनी बात की शुरुआत करूंगा कि मुनेश जी, प्रत्येक ओलंपिक में सारे इवेंट्स के कीर्तिमान भंग नहीं होते जी। तो इसका क्या अर्थ हुआ? अगर कीर्तिमान भंग नहीं हुआ तो क्या परिणाम नहीं आएगा? परिणाम तो फिर भी आएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी होना है वो होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, दोनों के खुश होने के लिए ये दिखाई दे रहा है। अगर मैं ये कहूं कि कम वोटिंग प्रतिशत हो गया जी, तो विपक्ष को खुश होना चाहिए, जैसा कि शुरू से नैरेटिव बनाया गया है कि अगर कम वोटिंग होगा तो विपक्ष का फायदा होगा। तो इस हालत में तो विपक्ष को फायदा होते हुए दिखाई दे रहा है जी। दूसरा नैरेटिव ये कहा जाता है कि साहब अगर ज्यादा वोटिंग हो गई तो वो बीजेपी को फायदा हो। अब इसके अगर इतर हट के मैं ये सोच रखूं कि विपक्ष के जो वोट डालने वाले हैं वो ये सोच रहे हैं कि जीतना तो है ही नहीं, तो वोट डालने की जरूरत क्या है। और बीजेपी के जो समर्थक हैं वो सोच रहे हैं कि हम तो जीत ही रहे हैं, तो हमको वोट डालने की जरूरत क्या है। जाहिर सी बात है कि दोनों के प्रतिशत में कमी आई है। अगर ये कोई नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रहा है कि विपक्ष का बढ़ गया और सत्ता पक्ष जो वर्तमान में था उसका जो है वो घट गया, तो ये नैरेटिव स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि इसके पीछे भी तर्क है। अगर विपक्ष का वोटिंग प्रतिशत मान लिया कि बढ़ गया, तो वो मायावती बहन जी के सारे वो वोटर कहाँ चले गए, जो इधर 2-3 इलेक्शनों में सीटों को घटा के रखे हुए। अखिलेश भैया के सारे वोटर कहाँ गायब हो गए। दरअसल अब ये वोटरों का जो हिसाब किताब है ये भी अब गड़बड़ हो रहा है आपस में। वो स्थितियां टूट रही हैं। वो 19 में टूटी एकाएक, वोटिंग परसेंट उतना बढ़ा हुआ दिखाई दिया। और इससे भी आगे अगर हट के कहूं तो बड़ा दिलचस्प डाटा है। किसी जमाने में कहा जाता था कि 33% वोट पाके कांग्रेस 70 साल तक इस देश पे शासन करती रही है। तो क्या कांग्रेस की तरह कम वोट पाके दूसरी पार्टियां शासन नहीं कर सकती? नहीं, दरअसल हमारे सोच का तरीका यह है कि हम हमेशा पिछले को वर्तमान से तुलना करते हैं। ये सारी चीजें वहीं से निकल रही हैं, वहीं से शुरू हो रही हैं। अब पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा, मणिपुर, उस साइड में आप देखिए बढ़िया वोटिंग हो रही है, बढ़िया वोटिंग हो रही है, 77 तक जा रहा है सर। पिछले में तो 80 तक पहुंच गया। हाँ, अब यहाँ ये भी एक नैरेटिव खड़ा किया जा सकता है कि उधर के लोग थोड़ा ज्यादा जागरूक हैं, इधर वाले फिर वही मैं कहूँगा तो राहुल गांधी जी वाला वो आ जाएगा जो वायनाड में जाके उन्होंने कहा था जी। लेकिन ये कोई आधार नहीं है। जैसा कि मैंने पिछली बार कहा था, मैं फिर कह रहा हूं कि अब इलेक्शन कमिश्नर को कहीं न कहीं वो प्राविधान सोचना चाहिए कि मतदान अनिवार्य किया जाए।
हम क्यों यहाँ बेकार में बैठ के बहस करेंगे, साहब कम हो गया, ज़्यादा हो गया, इनका फायदा हो गया, इनका नुकसान हो गया। अब इलेक्शन कमिश्नर को कोई ऐसा रास्ता अख्तियार करना चाहिए जहां वोटिंग का परसेंटेज बढ़े, वोट डालना अनिवार्य किया जाए, और जाहिर सी बात है कि ये सब करने के लिए लाभ हानि या साम दाम जो भी तरीके हो सकते हैं, आदमी जब तक खोने की स्थिति में नहीं जाएगा तब तक वह हम वोट करें न करें, इससे कोई बहुत भय खाने वाला नहीं। सर ये तो बात हो गई वोटिंग परसेंटेज की, वो घटता बढ़ता रहेगा, लेकिन उसी में जीत हार, रिजल्ट तो आएगा उसी में हार और जीत दर्ज होनी है। यहाँ एक चीज बता दें मुनीर जी, जैसे 2 क्षण के लिए हमने कहा कि घट गया, अब मान लीजिए कि मायावती जी का वोट बैंक टूट के कहीं और चला गया, अखिलेश जी का टूट के कहीं और चला गया, और परसेंटेज वही है, तो आपको क्या लगता है रिजल्ट आपके गणित के अनुसार आएगा? नहीं, ये जो वोटर का इधर उधर खसक जाना होगा, रिजल्ट तो ये भी देगा। इसलिए जो है इस तरह की कयासबाजी बिल्कुल गलत है। 4 जून तक मैं कहूंगा कि आप सभी इंतजार करें, कोई अपने से आकलन बिल्कुल मत लगाएं, रिजल्ट आपकी आंखों के सामने आएगा। जैसे कि कहावत कही जाती है कि नाऊ भाई कितने बार बरवा कटी तो समझ में आई। सर अब चलते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के अगेंस्ट जो याचिकाएं दर्ज थी, उसमें वीवीपैट को लेके था कि 100% वीवीपैट की का मिलान किया जाए, उस पूरी याचिका को खारिज कर दिया है। और इसको लेके विपक्ष वही अपना रोना शुरू करेगा कि ईवीएम को हैक किया जाएगा और तमाम चीज़ें, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया और आपके इलेक्शन कमीशन ने भी कह दिया कि आइए हैक करके दिखाइए, कोई पहुंचा नहीं। इस पे आपकी क्या राय है कि ये जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ये राजनीति में कितना प्रभावी अब हो जाएगा? देखिए एक चीज़ और जोड़िएगा सर, क्योंकि आप चुनाव अधिकारी के तौर पे भी, जब आप शिक्षा जगत में थे तो चुनाव अधिकारी के तौर पे भी काम किए हैं, तो वो भी प्रोसेस बताइएगा कि ईवीएम को हैक क्यों नहीं किया जा सकता। देखिए बिल्कुल सही बात कहा, और शायद मैं जवाब की जहाँ से शुरुआत करता उस तरफ आपने इशारा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो इतने दिनों के बाद आया है, मुझे तो ये फैसला पहले से ही पता था। आप कहेंगे कैसे? क्योंकि मैं चुनाव में पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य किया हूं, और कुछ चीजें ये विपक्षी पार्टी वाले बताते नहीं किसी को, ऊपर से बात बता के आपको बरगलाते हैं। अब इनमें से प्रत्येक विपक्षी पार्टी के नेताओं से जरा पूछिए कि जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू होती है तो क्या होता है। अब यही सवाल मैं पूछ रहा हूं, जितने हमारे सुधी दर्शक सुन रहे हैं, कि क्या आपको पता है कि चुनाव की वोटिंग जब पड़ने को होती है तो उसके पहले क्या कार्रवाई होती है? आप मित्रों, आप में से ज्यादातर लोग ये जानते होंगे कि हम घर से निकलते हैं और जाते हैं मैदान में, वोट डालते हैं, वोटिंग शुरू हो गई। नहीं, इसके पहले भी कुछ कार्रवाई होती है। इसके पहले जो कार्रवाई होती है वो तकरीबन 1 से आधे घंटे पहले जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं उनके एजेंटों को कहा जाता है कि आप आ जाइएगा जहां पे वोट पड़ना है, और पीठासीन अधिकारी वीवीपैट को ईवीएम से कनेक्ट करेगा, और उसके बाद उसको मॉक ड्रिल बोला जाता है। 2-2 वोट डालने की वह अनुरोध करता है प्रत्येक एजेंट से। वो ईवीएम में 2 बार बटन दबाएगा अपने चुनाव निशान के ठीक सामने, और 2 बार पर्ची कट के जिस निशान पे उसने किया है या जिस व्यक्ति के उस पे किया है उसकी पर्ची कट के वीवीपैट में गिरेगी। और ये प्रक्रिया कंप्लीट कर देने के बाद वो प्रत्येक एजेंट को वीवीपैट खोलकर दिखाता है कि आपने जितनी बार बटन दबाया था उतनी ही पर्ची वहां है कि नहीं है। लेकिन ये भी महत्वपूर्ण प्रक्रिया नहीं है। इसके बाद ईवीएम को सील किया जाता है, एजेंटों के दस्तखत कराए जाते हैं, उसके बाद मतदान शुरू होता है। अब इतनी प्रक्रिया के बाद कोई एजेंट ये कैसे कह सकता है कि फॉल्स वोटिंग हो रही है? क्या आज तक कभी ईवीएम के अंदर
ऐसे रिजल्ट आए हैं कि गांव में अगर 1600 का वोट है तो 1800 वोटिंग पड़ गई हो। नहीं, वो सिस्टम ही ईवीएम का ऐसा है कि एक बार में जब आप बटन दबाएंगे तो आप भी चाहेंगे तो दोबारा पुश करने पे आप उसमें वोट नहीं डाल पाएंगे। जी, फिर उसके बाद अलग से जो मतदाता सूची है उससे टिक होके तब जो आपको पर्ची मिलती है उसका वो मिलान करते हैं आई कार्ड वगैरह से, और फिर आपको इजाजत दी जाती है कि आप जाके बटन दबाएं। चलिए इसे भी हम छोड़ देते हैं। जी, जब ये सवाल विपक्षी पार्टियां अपने हार के लिए बहाने के रूप में कहना शुरू कर दी कि ईवीएम के चलते सत्ता पक्ष जीत रहा है, तो चुनाव आयोग ने सारी पॉलिटिकल पार्टियों को चुनौती दिया कि आपके पास जितने बेस्ट हैकर हो ले आइए। ले आइए और हैक करके दिखा दीजिए। पॉलिटिकल पार्टियां टर्न अप नहीं। फिर उसके बाद इलेक्शन के दौरान ही फैसला आया है, यानी इसके थोड़े पहले जो है सुप्रीम कोर्ट में रिट डाली गई होगी। हाँ, पहले तो मुनेश जी ये समझ लीजिए कि क्या ये रिट इसलिए डाली गई है कि ईवीएम के ऊपर कोई फैसला है? नहीं, जानने वाले भी अगर सोच रहे हैं इस नजरिए से वो उनकी सोच गलत है। दरअसल इस रीट के पीछे रीट करने वाला जो बंदा है उसकी मंशा है कि सुप्रीम कोर्ट एक बार पुनः आदेश करे बैलेट पेपर से वोटिंग के लिए। ये समझिएगा मेन खेल यहाँ पे है। उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने पहले ये खारिज किया कि सारी वोटिंग का बीपी पैड से पर्ची निकाल के मिलान किया जाए, ये पहला किया, कहा यह संभव ही नहीं है। दूसरा उसने कहा कि ईवीएम में छेड़छाड़ जो आप कह रहे हैं वो आपकी मंशा पे नियत उठा रहा है, वो सिर्फ शक है। हाँ ठीक है, ऐसा आप कह रहे हैं। और तीसरा कहा कि बैलेट पेपर के जरिए मतदान कराना तो आज की तारीख में संभव ही नहीं। हाँ, उसने थोड़ी सी एक जो बात कही, बहुत खूबसूरत बात कही कि चलिए दो क्षण के लिए आपकी शंका ही सही अगर है तो उसने निर्देश दिया कि कम से कम एक हफ्ते के अंदर दूसरे नंबर का और तीसरे नंबर का प्रत्याशी वह इस बात का जो है वो आवेदन डाल सकता है चुनाव आयोग के पास कि रिकाउंटिंग करा दी जाए। लेकिन यह अतिरिक्त कवायद हुई चुनाव के अतिरिक्त, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मान्यवर अगर इतने उत्सुक हैं आप तो आपको उसको पेमेंट भी जमा करना पड़ेगा, शुल्क के साथ आप आना पड़ेगा, जांच करवा लीजिए। और अगर आप जिस चीज की शिकायत हो वो शिकायत नहीं पाई गई तो पैसा आपका जब्त हो जाएगा। सवाल ये उठता है सबका क्यों नहीं किया? अरे भाई सबका क्या, प्रभावित तो सेकंड और थर्ड होगा, और फर्स्ट वाले को तो कोई जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी वो निकल चुका है। तो ये स्थिति इसमें है। लेकिन थोड़ा सा एक बात और कुछ बताना चाहूंगा बैलेट पेपर के बारे में। हम लोग बहुत छोटा हुआ करते थे जब बैलेट पेपर से वोट होता तो उसमें पर्ची के ऊपर सबका चुनाव चिन्ह होता था, साइड में नाम लिखा होता था, और वो स्वस्तिक टाइप वाला होता था, वो ठप्पा मारा जाता था, अंगूठी पे उंगली पे निशान लग जाता था, वोट डाल दिए भाई साहब। तो उस समय बिहार में दो चीजें बड़ी तेजी से चलती थी। एक तो कट्टे की फैक्ट्री चलती थी कि बूथ को कैप्चरिंग करने के लिए हथियारों की जरूरत है, बाकायदा वो चलता था। क्योंकि बिहार मेरा ननिहाल है, कभी रखिएगा तो मैं बताऊंगा, बड़े इंटरेस्टिंग किस्से हैं चुनाव के। और दूसरा, बूथ को कैप्चर कर लिया तो एक बंदा मतदाता सूची पे निशान लगाता था और दूसरा बंदा खटाखट पर्ची फाड़ फाड़ के ठप्पा मार के बैलेट में डाल देता था, और उस बस्ती में जाके कह देता था कि तो लोग के जाए की जरूरत ना बा, हम लोग मानी ना, वोट डाल दो ले तो हाल सरकारे के ना वोट डल बलोगन और केकरा के डल बलोगन। इस धांधली पे आज तक कोई बोला नहीं, चाहे लालू विपक्षी पार्टी, और अभी भी उसी सपने में जी रहे हैं बैलेट से हो जाए चुनाव। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा आधार खींच लिया कि हारने के बाद ये भी नहीं कह सकते कि ईवीएम के चलते हार गए। लेकिन एक चीज आई है सर, हाँ। कांग्रेस के राहुल गांधी ने भी और प्रियंका गांधी ने भी 26 अप्रैल को ही ये बयान दिया है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद भी
उनका आरोप है कि अगर 180 सीट से ऊपर भाजपा पाती है तो ये ईवीएम के साथ छेड़छाड़ है। इस पे आप क्या कहेंगे? ये मतलब सीधा निशाना है आपके चुनाव आयोग पे भी, सुप्रीम कोर्ट नहीं के नहीं, हम तो जजमेंट पे भी। फिर वही पीछे वाली बात दोहरा दे रहे हैं। जी आप हैक करके क्यों नहीं दिखाए जब बुलाया चुनाव आयोग ने? जी। तो आपकी बात ही बेमानी है भाई, आप करके तो दिखा दो ना एक बार। तो इसके साथ हिंदुस्तान के ही नहीं, आप कहीं के हैकर को लाके जरा आप पहले ये दिखा दो तो लोग मानेंगे आपकी बात। कहने को तो बहुत कुछ। अब देखिए यहीं पे एक बात आ रही है मुनेश जी, अब आप कहेंगे कि क्या दिलचस्प प्रकरण है ये। प्रकरण जब आया, मेरे जैसा भी बहुत चक्का हो गया व्यक्ति कि ऐसा कैसे हो सकता है। सैम पित्रोदा ने बाहर से कहा, अमेरिका से, कि हमारे अमेरिका में तो एक ट्रेडिशन है कि किसी व्यक्ति के पास अगर संपत्ति है और वो गुजर गया तो विरासत टैक्स के अंतर्गत वो सारी प्रॉपर्टी उसको नहीं मिलेगी, आधी मिलेगी, उसमें आधी मिलेगी और आधी गवर्नमेंट ले लेगी। इसकी पैरवी की जाए। पूरे देश में लोगों ने सोचा सैम पित्रोदा ये क्या कह रहे हैं। लेकिन जब वर्तमान प्रधानमंत्री ने एक सभा में एक बात कही तो होश उड़ गए लोगों को। सर यही, और मैं उसे दोहराना चाह रहा हूं, हमें भी नहीं पता था मेरे जैसे व्यक्ति को, जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि साहब ये विरासत टैक्स लागू क्या करेंगे, ये ऑलरेडी लागू कर चुके हैं इस देश के अंदर। और उसके तहत जब इन्होंने ये बना दिया था तो इन्हीं की फैमिली में जब श्रीमती इंदिरा गांधी मरी तो विरासत टैक्स के अंतर्गत आधी गवर्नमेंट को जानी थी, आधी मिलनी थी राजीव गांधी को। वो हुआ नहीं साहब इन्हीं लोगों ने उसका। पहले उसको हटाया, उसके बाद पूरा का पूरा विरासत वाला टैक्स गवर्नमेंट को नहीं अपने ले लिया। अब आप समझिए इनकी मंशा और नियत क्या है। और ये तथ्य तो साहब हमें भी नहीं मालूम था, जाके देखिए। और एक और चीज साथ में कहता चलो, राजीव गांधी अगर 400 पा जाएंगे, राहुल गांधी नहीं राजीव गांधी, अच्छा फिर दोहरा रहा हूं, अपनी माताजी के मरने के बाद कितने सीट पाए थे वो? 400 लगभग 400 प्लस। उनसे संविधान को खतरा नहीं था फिर। जबकि उन्होंने एक संविधान बदल जाएगा, क्या हो जाएगा। उन्होंने आज मोदी ने कह दिया कि हमें, मैं मोदी की वकालत नहीं कर रहा हूं, सेम वही स्टेटमेंट है। एक तो पा चुका था, अभी एक पाने वाला है। नहीं, राजीव गांधी का एक बयान भी है, वो पब्लिक के लिए भाषण में वो कहे हैं कि जब जरूरत पड़ेगी संविधान में परिवर्तन करने की, अमेंडमेंट करने की, तो वो करेंगे। किया ही जाता है, किया ही नहीं गया किया है। ही हुआ है, शब्दों को हटाया गया है। आप उठा के देखिए कि कितने बार जो है उसमें अमेंडमेंट किए गए। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि 400 का सीट पाने के बाद भी राजीव गांधी ने किया क्या? एक बड़ा खूबसूरत कार्य किया। अब मैं आपको याद दिलाता हूं, दल बदल कानून बनाया, और उसमें भी ये सोच के कि हमको परेशानी न हो इसलिए विचित्र बनाया। विचित्र कैसे बनाया? कहा कि अगर दूसरी पार्टी का 2/3 बंदा आएगा हमारी तरफ तब दल बदल माना जाएगा, वरना एक इधर आएगा उसकी सदस्यता चली जाएगी संसद से। इसका मतलब एक आदमी चोरी मत करो, सब मिल के करो। अली बाबा 40 चोर मिल के चोरी करो, इधर आओ और उसके बाद सत्ता उलट दो। हाँ। तो कहने का मतलब ये है मुनेश जी, ईमानदारी तो तब मैं मानता जब एक आदमी इधर से इधर आए तो भी दल बदल, और 2/3 आए इधर से इधर तो भी दल बदल। ऐसी सूरत में सबसे सुखद परिणाम ये होता कि चाहे कोई कितना भी सर पटक ले, जो गवर्नमेंट सत्ता में हो 5 साल चलती, लेकिन रास्ता 5 साल के अंदर ही रुखसती का बना दिया गया। और इसके बावजूद भी उस पार्टी ने धारा 356 का जितना प्रयोग करके सरकारों को गिराया है, किसी ने नहीं किया। उतना तो इस गवर्नमेंट ने अभी 10 साल में एक को भी नहीं गिराया। गिराया हो तो बताइए। फिर यहाँ पे एक चीज मैं दोहरा के इस बात को यहीं पे चैप्टर क्लोज करूंगा। कुछ ऐसी चीजें हैं जो दर्शकों को समझनी चाहिए। विपक्ष मिलकर कह रहा है कि अगर हमारी सीट आ जाए तो हम सत्ता में वापस होना चाहते हैं।
बीजेपी ये नहीं कह रही है कि हम मिल के आ जाएं तो सत्ता में आए, वो कह रही है कि हम तो सत्ता लायक बहुमत जुटा ही लेंगे, हमारे सहयोगी जो हैं अगर थोड़ा साथ दे देंगे हम 400 के पार हो जाएंगे। अब 400 के पार हो जाने के पीछे कयास तो बहुत लग रहा है, लेकिन मैं साधारण शब्दों में अगर कह दूं तो 10 साल ट्रेलर था, 400 पाने के बाद फिल्म स्टार्ट होगी। फिर से अब फिल्म तो स्टार्ट होने के बाद पता चलेगा उसमें क्या क्या है, लेकिन उसकी कुछ झलक तो ऑलरेडी दिखाई दे रही है। धारा 370 गया, तलाक के ऊपर कार्रवाई हुआ, बड़े मोटे मोटे कार्य हुए। कंस्ट्रक्शन वर्क में अगर देखा जाए तो साहब वो सेंट्रल विस्टा के अंतर्गत पूरी संसद ही बन के खड़ी हो गई। सड़कों के रूप में देखा जाए तो जाल बिछ गया, और इससे अलग हट के देखा जाए तो उज्ज्वला गैस, घर घर में गैस पहुंच गया, लोगों के खाते खुल गए, शौचालय मिला, मकान मिला। अब कोई व्यक्ति कहता है कि कुछ नहीं, सब 0% है, कुछ नहीं हुआ, मैं क्या बोलूँ, वो अपना मानसिक इलाज करावे। लेकिन कांग्रेस तो सर और बढ़ के आगे बढ़ रही है, 8,000 रुपये, 8,500 रुपये। मैं उसकी भी बात नहीं कर रहा मुनेश जी, जो सबसे तकलीफ दे है कि अब तू तड़ाक पे राजनीति आ गई है। सर मेरा अगला सवाल भी वही है कि कांग्रेस कम से कम भाषा की शालीनता तो होनी चाहिए, दोनों तरफ से होनी चाहिए। मैं वो बात रखना चाहूँगा कि राहुल गांधी ने ही नरेंद्र मोदी को तुम कह के, या पूरी अपनी स्पीच में, पूरी अपने भाषण में मोदी को, मोदी की, और जिस तरीके से हो सकता है, ना अपने से बड़े का सम्मान है, ना प्रधानमंत्री का सम्मान है, सारे सम्मान को ताक पे रख के वो अपने भाषण को, अपनी इस राजनीतिक रैली को कर रहे हैं। ये क्या जनता समझ नहीं पाएगी, या इनको गाइड करने वाले इस क्या संस्कार से विहीन हैं? एक छोटी सी बात बोले जी, मैं शिक्षक रहा हूँ, क्लास में किसी लड़के को देखकर मैं उसके परिवार तक की जानकारी आपको दे दूंगा, और इसको मैं इस बात से आपको बता सकता हूं कि 2 संगठन की तुलना करके बता रहा हूं। एक है इंडियन आर्मी और दूसरे हैं टेररिस्ट। दोनों कैरेक्टर बिल्डिंग कर रहे हैं अपने व्यक्तियों के अंदर। टेररिस्ट भी कैरेक्टर बिल्डिंग कर रहा है, आर्मी भी कर रहा है। और क्या कैरेक्टर बिल्डिंग कर रहा है? दोनों सिर्फ एक ही लाइन पे कैरेक्टर बिल्डिंग कर रहे हैं कि जो उनका उद्देश्य है, जो टारगेट है, उसके बरखिलाफ उनकी जान की कीमत कम है। वो जान दे देंगे लेकिन अपना उद्देश्य अवश्य पूरा करेंगे। अब आप कहेंगे तो फिर फर्क क्या है दोनों में? फर्क इतना ही है, एक की सोच सकारात्मक है और दूसरे की सोच नकारात्मक। तो ये कैरेक्टर कहां से आया इनके बीच? वह कैरेक्टर बिल्डिंग किया गया ना। तो अगर कोई व्यक्ति तुम तड़ाक की भाषा पे बात कर रहा है, गाली गलौज की बात पे भाषा कर रहा है, तो हम उसकी शिक्षा को खंगालना जरूर चाहेंगे। हम उसके परिवार को खंगालना जरूर चाहेंगे कि ऐसे अवगुण उस व्यक्ति के अंदर कैसे आ गए। इसीलिए मैंने जो पहला वाक्य बोला, फिर दोहरा रहा हूं, भाषा की शालीनता दोनों तरफ होनी चाहिए। और अगर आपको अपनी बात कहने का सलीका नहीं पता है तो आप जैसे व्यक्ति को संसद में बैठने का भी अधिकार नहीं है। इतनी जनता की नुमाइंदगी करने वाला बंदा तू तड़ाक की भाषा बोलेगा? और ये क्या क्या बोल रहे हैं, इसका तो कोई अंत नहीं है। इसलिए मैं फिर दोहराना चाहूंगा, अभी तो बाकी के फेज के चुनाव बाकी हैं। अगर यही ट्रेंड चल रहा है तो क्या मैं मानूं कि आगे चल के मां बहन होगा? ये तो राजनीति का बहुत गिरा हुआ स्तर हो जाएगा। गिरा हुआ स्तर तो अभी हो गया है। और सबसे बड़ी बात है, मैं कहना चाहूंगा कि जो पॉलिटिकल पार्टी अपना विजन रखने की क्षमता नहीं रखती है जनता के बीच, तो मैं उल्टा सवाल कर रहा हूं, वो किस बिना पे चाहते हैं कि जनता उन्हें वोट दे के जिता दे? सर विजन तो उन्होंने रखा है कांग्रेस पार्टी ने। फिर वही तो बोल रहा हूँ, सकारात्मक और नकारात्मक शब्द की मैंने बात कही। जनता की संपत्ति का सर्वेक्षण कराएंगे और उन्हें बांट देंगे जो वो उनका वोट बैंक है। जाहिर सी बात है। अब ये बड़ा दिलचस्प विषय है। इसमें एक चीज और बता दें आपको, बहुत लोग इस बात की वकालत करते आ जाते हैं। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, इस देश को उद्योगपतियों की आवश्यकता है कि नहीं?
चलिए इससे भी छोटा सवाल, आप घर के मुखिया हैं, 5 प्राणी हैं आपके, आपको घर चलाने के लिए पैसे की दरकार है कि नहीं? बिल्कुल है। तो हम अगर इस नरेशन को लेके चल रहे हैं कि उद्योगपतियों की आवश्यकता नहीं है साहब, थोड़ा ज्यादा पैसा कमा लिए हैं, सिर्फ बैठ के खाने उनका पैसा आप छीन के सबको बराबर बांटना चाहते हैं, और जो नीचे हैं उसमें से बहुत से ऐसे हैं जो कोई काम नहीं कर रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं, 3-5, उनको आप पैसा बांट देंगे। अच्छा कर लीजिए आप, तो हमको इस बात की गारंटी दीजिए कि उसके बाद सारी जिंदगी फिर उसमें कोई बड़ा उद्योगपति और कोई आम जनता तो नहीं बन जाएगा, फिर होगा, क्योंकि प्रकृति के दायरे में भी एक समान स्थिति कहीं नहीं है। आप उठा के देख लीजिए, ये बहस बहुत बेमानी है। व्यक्ति अगर अपनी मेहनत, कर्मठता और योग्यता से पैसे कमा रहा है और राष्ट्र को भी वो दे रहा है तो वह सम्माननीय है, और ऐसे व्यक्ति को आपको प्रश्रय देना चाहिए जिससे देश का इकोनॉमिकल और डेवलपमेंट ऊंचाइयों तक जाए। ये तो जस्ट कालिदास वाली स्थिति है कि जिस डाल पे बैठे हैं उसी को हम काटने का प्रयास कर रहे हैं और जनता को बता रहे हैं कि हम आएंगे, क्या जेल में डाल देंगे क्या आप सारे उद्योगपतियों को? क्या कर देंगे भाई आप? एक चीज और सच तो ये है कि सत्ता में आते ही आप उन्हीं से पैसा लेके सत्ता चलाने लगेंगे। लिए भी हैं। अभी आप उठा के उदाहरण देखिए, राजस्थान, बाकी जगहों पे एक स्टेट में आप अदानी का विरोध कर रहे हैं और वही राजस्थान में अदानी से पैसा लेके अपने सत्ता का संचालन कर रहे हैं। ये दोगलापन नहीं चलने वाला है। एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि सर, जैसे ये जो विचारधारा है ये कम्युनिस्ट विचारधारा है, समान सारी चीजों को करने की, और चाइना एक ऐसा देश है जो पूरी तरीके से कम्युनिस्ट है और वहां पे इस तरह का सिस्टम चलता ही नहीं है। वहाँ जो उसको कहते हैं उद्योग ही सबसे बड़ा उनका व्यापार है। वहां तो आप कॉर्पोरेशन पे आ जाएंगे कि उद्योगपति जितना कमा रहा है वो उसके अनुपात में टैक्स दे रहा है। जी। मैं उतना नहीं कमा रहा हूं जितना कमा रहा हूं, उसके अनुपात में हम टैक्स दे रहे हैं। एक तीसरा भी है जो अपने टैक्स की चोरी कर रहा है। इस सिस्टम को तो पहले दुरुस्त कीजिए ना, कि इसका यही निदान है आपके पास, जिसके पास ज्यादा है उसका पैसा लेके बांट देंगे। तो फिर उसके बाद आदमी क्यों काम करेगा? वो कहेगा उसका लेगा तो हमको मिल ही जाएगा साले तरह। ये ठीक खेल वही है कि पहले तो कर्जा लिया गया, उसके बाद सरकार पे दबाव डाला गया कि हमारा लोन माफ कर दो, सरकार ने लोन माफ कर दिया, फिर दूसरा कर्जा ले लिया। तो ये गलत है। ये सर चलते चलते आखिरी सवाल ये जरूर पूछना चाहूंगा मैं, और ये देश की जनता भी पूछ रही होगी, क्योंकि इंडी गठबंधन ने अभी तक 2 फेज का चुनाव हो चुका है, 2 चरण पूरा हो चुका है, उसके बाद भी इंडी गठबंधन ने प्रधानमंत्री अपने में से किसको बनाना, इसका चेहरा अभी तक उजागर नहीं हुआ। तो इसके पीछे कोई डर है या विपक्ष ये मान चुका है कि जीतना नहीं है, जब जीत लेंगे तब देखा जाएगा कि क्या होगा? बिल्कुल जाहिर सी बात है कि यह प्रत्येक के मन के अंदर ये डर समाया हुआ है कि हमारी सीट कम आ गई तो हम तो प्रधानमंत्री से बाहर हैं। तो पहला झगड़ा तो यहीं पे शुरू है, और यही कारण है कि ये गठबंधन कायदे से हो नहीं पाया। हर को लग रहा है कि मेरे शेयर की स्थिति क्या बनेगी। जाहिर सी बात है कि चुनाव का रिजल्ट आने के बाद जिसके सर्वाधिक सीटें आएंगी वो बार्गेनिंग की स्थिति में होगा, जिसका कम है वो बार्गेनिंग की स्थिति में तब होगा जब उसे लगेगा कि बिना उसके सरकारें नहीं बनने वाली है। वो भी बार्गेनिंग कर सकता है, लेकिन अगर कहीं जो सर्वाधिक सीट पाया वो अपने दम पे सरकार बनाने की हैसियत रखता है तो कम वाले का कोई मतलब नहीं है। जैसे कल को अभी पिछले इलेक्शन में जैसा हुआ, बीजेपी को धमकाने की स्थिति में उसके सहयोगी दल नहीं थे, क्योंकि बीजेपी अपने दम पे बहुमत पा चुकी थी। ये समझिए सारा खेल। तो ये तो शुरुआत का ही डर है। इसी कारण प्रधानमंत्री पहले से डिक्लेयर नहीं हुआ, क्योंकि किसी को नहीं पता है कि सर्वाधिक सीट किसकी आने वाली है। और यही कारण था कि ममता बनर्जी ने सबसे रिश्ता तोड़ दिया। ममता बनर्जी इस विश्वास को लेके चल रही है कि हमारी सीट तो पश्चिमी बंगाल में सबसे ज्यादा है, तो मैं इनको क्यों सीट दे दूं? मान लीजिए वो नहीं जीते तो हमारी सीटियां भी गई। तो ये गेम वही है। अखिलेश, मैं सीट जो है वो कांग्रेस को इतना ज्यादा क्यों दे दूं? अगर जीत गया सब, कहीं पुरानी लहर, पुराना जोश वापस आ गया तो क्या होगा?
जैसे, और एक इसमें बड़ी कनिंगनेस वाली खेल देखिए, वायनाड का इलेक्शन खत्म होने के बाद तब अमेठी की चर्चा हो रही है। राहुल गांधी ने पहले इसलिए नहीं कहा अमेठी जाने के लिए कि वायनाड वाले सोचते कि जब ये जा ही रहे तो इनको यहां जिताने की क्या जरूरत है, जहां से आए तो वहीं चले गए। लेकिन ये लोग कुशल खिलाड़ी हैं, तो इन लोगों ने कहा पहले वायनाड का हो जाने दो, फिर अमेठी चलते हैं। लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि अगर कहीं दोनों जगह से हार गए तो क्या होगा, तो कहेंगे दांव तो खेले थे यार, नहीं लाई तो अलग। एक और कमाल की बात याद आ रहा है तो मैं बातें कर रहा हूं, ओवैसी का एक बयान मुझे बड़ा अटपटा लगा। कहा जिस तारीख को हैदराबाद में चुनाव होने जा रहा है वो जुमे का दिन है, और जुमे को शैतान हारता है। और जो ही उन्होंने कहा तो मेरे दिमाग में एक बात आई, और बुरा मत मानिएगा सुधी दर्शकों, ओवैसी अगर हार गए तो क्या यह माना जाएगा कि जुमे का दिन था और शैतान हार गया? तो इस बात पे हमारे दर्शक बुरा नहीं मानेंगे सर। नहीं नहीं, किसी के भी दर्शक हो भाई, अगर आपका यही विश्वास है पहले से कि जुमे के दिन शैतान पराजित होता है, हारता है, जैसे हम कहते हैं कि रावण जब विजयदशमी को मारा जाता है तो सत्य की असत्य पे विजय होती है, तो वहां तो इब्बत ये नहीं है रावण को माराना है, क्योंकि वो कार्रवाई हो चुकी है, दोबारा उल्टी कार्रवाई नहीं हो सकती। लेकिन ओवैसी साहब, आप वाली कार्रवाई तो हर 5 साल के बाद होती है, और जो होती है वही फाइनल मानी जाती है। तो जुमे वाले दिन अगर कहीं हैदराबाद की पब्लिक ने आपको हरा दिया तो क्या जितना छाती ठोक के आप इस समय बोल रहे हैं उतना ही फिर आप ललकार के बोलेंगे कि आज एक शैतान की हार हुई? नहीं, इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए ओवैसी साहब, और यही कारण है कि आपके खिलाफ FIR हुई है। सैम पित्रोदा जी कितने बड़े विद्वान हैं, मैं व्यंग नहीं कस रहा हूँ। जो व्यक्ति भारत में रहने की स्थिति में नहीं, वो भारत को ज्ञान दे रहा है और अमेरिका का कानून समझा रहा है। तो वो तो सर कांग्रेस पार्टी के जो राहुल गांधी हैं उन्हीं से ज्ञान लेके तो चल रहे हैं, तो फिर उनका तो जो हो रहा है वो भी तो उसी के कारण हो रहा है। ऐसी चीजें ले आते हैं, एक तरफ जातिवाद फैला रहे हैं, दूसरी तरफ वो संपत्ति का सर्वेक्षण करा रहे हैं ताकि सबको, जो भी लोगों की जो संपत्ति है उसको लूट लिया जाए। एक तरह से ये लूट ही ना हुई। कमाल की बात यह है मोनेश कि एक बंदा अपने काम के ऊपर वोट मांग रहा है 10 साल के, और एक तरफ कुछ है ही नहीं है कहने को। एक चुनाव वो किसी भी राज्य का वो जिता पाने की हैसियत में नहीं वो है। अलग बात होगी। कहने का मतलब कि उनके पास, यह जनता के पास जाके कहने लायक कुछ है ही नहीं जिसके ऊपर जनता उनको वोट दे। जी बिल्कुल। तो तुम तड़ाक करना और गाली देना ये अच्छी बात नहीं, और जनता खूब समझ। हार के मुंह सामने आएंगे तब ये जनता को भी दोषी ठहरा देंगे, नहीं कि जनता गलत है जिसने। नहीं, आप तो बात की बात कर रहे हैं, अभी वर्तमान हो चुका है ना। हाँ, अभी वर्तमान में किसके ऊपर इन्होंने उंगली नहीं उठाई जी। पहले तो मीडिया को उठाया, और इनके साथ के जो फॉलोअर मीडिया थे उन्होंने गंदा नाम दिया। ये कहते कि मीडिया वाइज्ड है, बात समझ में आती है, लेकिन आपके अंदर इतनी गंदगी भरी हुई है कि आप उसे गोदी मीडिया बोल रहे हैं। इशारा ये कर रहे हैं कि मोदी जी की मीडिया है। अच्छा ठीक है, आप सत्ता में 70 साल थे तो मीडिया किसकी थी? मीडिया पूरी उनके। और अगर 2 क्षण के लिए अगर वो कब्जे में नहीं कर पाया तो यहां भी आपकी पॉलिटिकल हार है। बिल्कुल भाई, हम मैच जीत गए तो आप अब इस बात को कहते रहिए अच्छा उन्होंने एक बहुत बड़े फुटबॉलर को रख लिया था, उसला वही मैच जिता दिया। नहीं साहब, गलत है। एक तरफ अगर मान भी लिया जाए कि मीडिया बायस्ड है, मीडिया गोद में बैठ गई है, जो प्रिंट मीडिया को आप कहिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कहिए, सोशल मीडिया तो फ्री है ना सर। हाँ। सोशल मीडिया पे ये बैन नहीं ना लगा सकते। नहीं। एक आदमी, एक लड़का जर्मनी में बैठ के भारत के प्रधानमंत्री को डिक्टेटर कहता है, तो ये कहाँ तक जाए, मतलब कहाँ तक ये आप समझ रहे हैं कि उस पर कब्जा नहीं कर पा रही है मोदी सरकार? फ्री है ना। आज जितना भी मीडिया, सोशल मीडिया के जरिए जो फ्री हो रहे हैं, वो मीडिया को, मतलब जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको जस्टिफाई कर रहा है कि हम अपने शो में दिखाएंगे क्या, वो सोशल मीडिया के थ्रू जस्टिफाई हो जा रहा है।
सोशल मीडिया नहीं। पे दिन भर की प्रक्रिया जो चल रही देखिए, है ये उससे मीडिया अपने प्रोग्राम डिसाइड कर रहा है। ये सोच का विषय है कि जितने भी मीडिया चैनल हाउस हैं, इनका मालिकाना हक है। मैं कहा कि इस पे सर, बाद में देखिए, बहस होता, लेकिन आपने कह दिया तो मैं शुरू कर दिया। वो मालिकाना हक किसका है? मैंने इसके ऊपर एक लेख लिखा था और बड़ा खतरनाक वो लेख था। मालिकाना हक आप खंगालेंगे तो पता चलेगा कि 80% एंटी गवर्नमेंट है मालिकाना हक, 20% में बाकी आते हैं। जी। लेकिन आज अगर जिनका मालिकाना हक भी है, उनको अगर लगता है कि हम बहुत बियॉन्ड अगर जाएंगे तो हमारे मालिकाने हक की पोजीशन भी गड़बड़ हो सकती है। इसका बेस्ट उदाहरण एनडीटीवी है। एनडीटीवी आप कहने के लिए चिपका दीजिए कि मोदी ने खरीद लिया, लेकिन खरीदा तो किसी उद्योगपति ने है ना, काहे बेच दिया? और आप अपने वॉइस को देख लीजिए कि आप इतने दिन तक क्या कर रहे थे। नहीं, ऐसे 20 चैनल हैं, जैसे एबीपी है, अमृत बाजार पत्रिका, ये किसका है भाई? बताने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से यह सब कुछ पॉलिटिकल गेम के अंतर्गत आता है। लेकिन चाहे जितना पॉलिटिकल गेम आप खेल लें, कानून के दायरे से बाहर जाएंगे तो आप कोर्ट के अंदर कलाई पकड़ ली जाएगी आपकी। सब इसका ख्याल रखते हैं। आज केजरीवाल जी सारा गेम खेल रहे हैं, जनता को बुरा लगे अच्छा लगे, लेकिन वो गेम कहां तक खेल सकते हैं? जहां तक कि वो कानून के दायरे के अंदर रह के ही खेल सकते हैं। जहां उसके बाहर जाएंगे, कलाई मुश्कें उनकी भी कस जाएंगी। तो हर पॉलिटिकल पार्टी ये करती है। आप आएंगे तो हम आपको भी देख लेंगे। जैसे एक वाक्य ये लोग कहते हैं अक्सर कि खाली विपक्ष वालों पे ही ईडी बाकी जो है कार्य कर रही है, बीजेपी वालों पे नहीं। मेरा कहना है मित्रों, अभी भी कई फेज की लड़ाई बाकी है। अपना कैंपेन तगड़ा कीजिए, प्रचार तगड़ा कीजिए और इस सरकार को हटाइए। और फिर आप आएंगे तो आप भी इन लोगों को जेल में भेजिएगा। हम लोगों का काम दोनों तरफ से होगा, जो गलत करेगा क्योंकि वो दोनों जाएगा। तरफ चोर ही पकड़े जाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि आप ईमानदार को पकड़ेंगे सत्ता में आएंगे तो। अब मोदी जी भी किसी ईमानदार को तो जेल भेज नहीं रहे, क्योंकि बाई कोर्ट प्रूफ होना तो जरूरी है ना। बिना प्रूफ वो जेल जाएगा कैसे? तो जनता का भला होगा। हम इंतजार कर रहे हैं कि आप वापस आइए। और ये जितना वॉशिंग मशीन नहीं, धोबी घाट जो बन गया है, यहां से जितने जाके इधर शरण लिए हुए, खोज खोज के इनको निकालिए और इनको पहुंचाइए जेल की सलाखों के पीछे। जनता का फिर सर, इस पे भी हम लोग एक बार बातचीत चर्चा करेंगे कि जो कांग्रेस में हुआ करते थे वो अब हाँ, मैं वही भाजपा उसी में संदर्भ आके, में कह रहा हूँ। उसमें एक बात है कि बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत करने पे निकली थी और आज कांग्रेस युक्त होती जा रही है। युक्त होती जा रही है। इस पे बिल्कुल हम फिर कभी चर्चा करेंगे। बिल्कुल काफी बिल्कुल। लंबी बातचीत हाँ, हो रही है। ठीक ठीक, कोई बात नहीं। तो इस वीडियो में बस इतना ही है सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों का, जिन्होंने अपना कीमती समय मुझको दिया। और मोनेश जी का धन्यवाद तो है ही है, जो बार बार नए विषयों पे हमको लाते हैं और सुनना चाहते हैं। मेरी बातों से किसी का सहमत होना और असहमत होना लाजिम है, लेकिन राष्ट्र हित के अंतर्गत जो बातें होंगी उसके ऊपर कोई अगर असहमत होगा उससे ऊपर कोई चीज तो ये तो क्षम्य नहीं है, मान्य भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो हमने बात की डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह साहब से। हम लगातार चर्चा करते रहते हैं राजनीतिक विषयों पे, तमाम और विषयों पे, और जो भी बातें खुल के सामने आती हैं उसमें एक चीज़ तो पक्की रहती है कि राष्ट्र से ऊपर, समाज से ऊपर, देश की जनता से ऊपर और देश से ऊपर कुछ भी नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी हो या वो कांग्रेस हो, कांग्रेस का ऐसा कोई भी पैंतरा नहीं दिखता है कि वो राष्ट्र के साथ है, वो देश के साथ है। उसका हर कदम राष्ट्र के विरोध में खड़ा हुआ क्यों दिखता है, ये जनता को सोचना होगा। भारतीय जनता पार्टी भी कहीं कांग्रेस के पदचिन्हों पे न चलने लगे, क्योंकि वो लगातार ऐसे लोगों को भरती जा रही है अपने खेमे में, जो जिनको वो गाली देते थे, जो खुद भी आरोपी रहे हैं। 2 फेज का चुनाव निकल चुका है, 5 फेज का चुनाव बाकी है। 4 जून को परिणाम आना है और उस समय हमें पता चलेगा कि किसकी सरकार भारत में बन रही है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो सर का कहना है कि वोट अवश्य डालिए। और इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।